बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ का जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक्ट, ऑर्डिनेंस या कोई भी कानून होता है तो उसमें एक प्रोविज़न, एक सेक्शन डेफिनेशंस का होता है। उसका मकसद बारह हमने समझाया है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि जो हम वर्ड यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करके दे रहे हैं उनका मतलब इस लिमिटेशन एक्ट को पढ़ते हुए आपने वही लेना है जो हमने यहाँ पे बताया है। वैसे तो एप्लीकेंट का मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आप तो एप्लीकेंट का मतलब चेंज होता रहता है। हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेंट कोई और होता है। अगर हम पुलिस के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन देनी है तो फिर जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन और बनेगी, एप्लीकेंट की डेफिनेशन और बनेगी। तो हर लिहाज से, हर एक्ट के हिसाब से एक वर्ड की स्पेसिफिक उसकी एक डेफिनेशन होती है, उसका मतलब वही लिया जाता है। अब जो एप्लीकेंट का मतलब किसी और कानून में है या इसका लिटरल जो मीनिंग है, लफ्ज़ी जो मतलब है वो नहीं लेंगे हम सिर्फ ये मतलब लेंगे इसका। लिमिटेशन एक्ट में एप्लीकेंट का मतलब ये लिया जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये लिया जाएगा, बॉन्ड का मतलब ये लिया जाएगा, डिफेंडेंट का मतलब ये लिया जाएगा, ईजमेंट का ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं इनका मतलब ये लिया जाएगा। इसे हट के आप इसको डिफ़ाइन नहीं करोगे इस एक्ट के लिए। हाँ, और एक्ट के लिए इसका मतलब और हो सकता है, वो आप उसी एक्ट में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्लास में देखेंगे उसका मतलब क्या है, तो आप वहाँ से उसका मतलब डिराइव करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये लिया जाएगा जो आपको बताया जा रहा है। अब आए इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 1 है, एप्लीकेंट includes any person from or through whom an applicant derives his right to apply। वो कहता है कि एप्लीकेंट में वो बंदा भी शामिल है जिससे आप या कोई एप्लीकेंट, अगर आप एप्लीकेंट हैं तो आप या कोई एप्लीकेंट, वो जो राइट है, वो जो हक़ है अप्लाई करने का, वो अख़ज़ करता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो जो एप्लीकेंट है, दरख्वास्त दे रहा है, एक तो वो एप्लीकेंट है। फ़र्ज़ करें मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ और राइट जो है मेरे दादा का था या मेरे अब्बू का था, तो अगर कानून मुझे इजाज़त देता है कि उनके राइट को मैं भी कोर्ट से ले सकता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर जब मैं एप्लीकेशन दूँगा तो वो मेरा बाप या मेरा दादा जिससे मैंने वो राइट अख़ज़ किया है, जिससे मुझे राइट ट्रांसफ़र हुआ है, वो बंदा भी मेन एप्लीकेंट, मतलब उसको भी एप्लीकेंट समझा जाएगा। इंक्लूड्स, वो बंदा भी शामिल होगा। एक तो मैं तो हूँ ही हूँ, वो बंदा भी शामिल होगा। इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकेंट मैं डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, मैं अपना राइट जो है अख़ज़ करता हूँ, अपना राइट जो है हासिल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। वो जो राइट वो था बाप दादे का, उससे मैंने अप्लाई किया है, तो मतलब वो बाप दादा भी उस एप्लीकेंट की डेफिनेशन में शामिल है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक। तो जिन स्टूडेंट्स को सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, अगर इसको हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें नए स्टूडेंट्स के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल जो ट्रांसफ़रेबल हों फ्रीली, इंस्ट्रूमेंट रिटन फॉर्म में जो होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी रिटन फॉर्म में कोई मुसव्वदा या कोई ऑर्डर, कोई हुक्म की सूरत में होता है। जैसे आपने चेक देखा होगा, अगर मेरे नाम का कोई अकाउंट है और मैं अपने भाई को चेक जो लिख के देता हूँ कि जाओ आप कैश करा लो, तो मैं वहाँ पे लिखूँगा पे बेयरर या कोई भी होगा, तो उसको आप इतने पैसे पे कर दें। मैं किसको कहूँगा? उसको जिसने ये जो है चेक दिया था, बैंक ने, बैंक को मैं ऑर्डर दूँगा कि आप इसको पैसे दे दें। तो ट्रांसफ़रेबल होता है, मतलब पैसे जो बिल ऑफ एक्सचेंज, जो अब वो चेक मेरे पास था, अब मैंने भाई को दे दिया, भाई लेके जाएगा बैंक में, तो बैंक वाले उसको पैसे दे देंगे। मतलब जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ऑर्डर के मुताबिक पेमेंट कर दी जाती है। ये होता है सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ लवाजमात होते हैं कि रिटर्न हो, इस पर जो जारी कर रहा है, मतलब मैं अगर जारी कर रहा हूँ तो मेरे साइन हो,
तो और भी इसमें कुछ लवाजमात हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप देख लें। इसके बाद इंक्लूड्स हुंडी और चेक। हुंडी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता जाऊँ, ये जो सियासी जिनका बैकग्राउंड है उन्हें पता होगा ज़्यादातर। हुंडी जो है, हुंडी ये होती है कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर हूँ और मेरा भाई दुबई में है। दुबई से वो अगर यहाँ पर पैसे भेजेगा तो नो डाउट अगर वो लीगली भेजेगा तो बैंक के थ्रू भेजेगा और मैं यहाँ पर बैंक के थ्रू वसूल करूँगा। अगर वो बैंक के थ्रू नहीं भेजता तो वहाँ पर एक पर्सन होगा, हुंडी के जो कारोबार करते हैं वो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं। मेरा भाई जाएगा, उनको देगा पैसे, ये लो भाई पैसे, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ एड्रेस है, फ़लाँ नाम का बंदा है, उनको ये पैसे देने हैं। अब वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होगा, जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर डॉलर में करेंसी है, यूरो में है, कहीं पर भी जिस शेप में है, तो वहाँ पर वो उस रेट के मुताबिक कन्वर्ट करके यहाँ पर मुझे उनका एक बंदा आएगा पाकिस्तान से, पैसे मुझे रुपए की शक्ल में दे जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर डॉलर 187 रुपये का है तो फिर क्या होगा, वहाँ पर $1 फ़र्ज़ करें जमा कराया जाता है तो मुझे यहाँ पर 187 रुपये आके वो दे जाएगा। तो ये भी एक ऑर्डर होता है, वहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि आप फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह पर दे दो पैसे, तो ये भी ऑर्डर होता है। इसलिए उन्होंने इसको इस डेफिनेशन में, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में डाल दिया है, इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद चेक का तो आप सबको पता है, उसमें जिस तरह ऑर्डर टाइप होता है, तो मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लवाजमात इधर पूरी होती हैं, इसलिए ये सारी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाती हैं। इसके बाद हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इंक्लूड्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ओब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे मनी टू एन अदर और ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्शन इज परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड। तो इसका मतलब है, बॉन्ड कहता है जिस तरह आप नेशनल सेविंग बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड जो आपको जारी करते हैं वो क्या कहते हैं, इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब रिटर्न फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा, वेयर बाय अ पर्सन ओब्लाइजेज हिमसेल्फ टू पे, कि जो जारी कर रहा है वो ख़ुद को ज़िम्मेदार करता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, पे करूंगा। वो अब बॉन्ड आप जब भी लेके जाओगे तो वो आपको पैसे वापस करेंगे। वो जो जारी कर रहा है पर्सन, वो ख़ुद को ज़िम्मेदार बना देता है कि वो पे करेगा मनी टू एन अदर ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड, ऑन कंडीशन मतलब एक उसकी कंडीशन होती है। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं बॉन्ड जो है आप 1 हफ़्ते के बाद ही जमा कराओगे, इससे पहले आप नहीं करा सकते, जो भी कंडीशन होगी, फ़िक्स भी करा देते हैं लोग बॉन्ड जो है, तो जो उनकी कंडीशंस होंगी वो जो भी होंगी वो उस वक्त देख लेंगे। दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ़ अ स्पेसिफाइड एक्शन इज़ परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड। तो मतलब अगर आप उनकी जो उस वक्त तयशुदा कंडीशन होंगी उसके वो कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर आपको पे किया जाएगा, अगर आपने ये ना किया तो पे नहीं किया जाएगा, अगर आप इतने टाइम में आएंगे तो पे किया जाएगा, जो भी कंडीशन हो उस वक्त होंगी। तो इसका मतलब बॉन्ड वो होता है जो किसी पर ज़िम्मेदारी, मतलब मैं अगर जारी कर रहा हूँ तो मुझ पर ज़िम्मेदारी आयद करेगा और नेक्स्ट अगले पर्सन पर भी ज़िम्मेदारी आयद करेगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। In short, defendant includes any person from a true whom a defendant derives his liability to be sued। अब बिल्कुल एप्लीकेंट जैसे हमने ऊपर पढ़ा था उसी तरह डिफेंडेंट जो है इंक्लूड्स एनी पर्सन, इसमें वो बंदा भी शामिल है कि जिससे किसी पर सूट करने का हक, मतलब लाइबिलिटी, ज़िम्मेदारी आयद हो। फ़र्ज़ करें उधर हमने देखा था हक एप्लीकेंट की शेप में देखा था, इधर हम डिफेंडेंट के फ़र्ज़ करें अगर मेरा अब्बू है और उस पर कोई सूट कर सकता है तो फिर उसी की वजह से अगर मुझ पर भी सूट किया जा सकता है, मतलब उन्हीं की वजह से मुझ पर भी वो लाइबिलिटी आती है, वो मुझ पर भी सूट फाइल कर सकते हैं, मुझे भी डिफेंडेंट बना सकते हैं, तो मैं तो हूँ वैसे ही, लेकिन वो बंदा भी होगा जो मेन बंदा होगा, अब्बू दादा जो भी हैं, तो वो बंदा भी होगा। सेम वही डेफिनेशन है। अच्छा, ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर। ईजमेंट राइट आप सबको पता होगा, स्टूडेंट्स जो ईजमेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा, बाकियों को हम बता देते हैं। ईजमेंट जो है वो किसी भी फ़र्ज़ करें ईजमेंट आपको इन शॉर्ट ये समझें कि ईजमेंट दूसरे की प्रॉपर्टी पर आपका हक, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, फ़र्ज़ करें ये मैंने
अगर मेरा ये एकेडमी है तो इस एकेडमी की दूसरी साइड पे अगर किसी की प्रॉपर्टी है और वो ये करता है कि वहाँ पर कारखाना लगा देते हैं और हर वक्त टुक टुक की आवाज़ आती है, कोई हार्डवेयर का काम हो रहा है, कोई मशीनें चल रही हैं जिसकी वजह से शोर होता है यहाँ पर और मैं इरिटेट होता हूँ, तो मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा कि इस बंदे को रोका जाए, ये मेरी जो राइट्स हैं ना उनमें मदाखलत कर रहा है। अब ईज़मेंट को आपने ये समझना है कि दूसरे पर मैंने अपना हक जताया है, तो दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी, दूसरे शख्स की ज़मीन, उस पर आपका जितना हक होता है उसको ईज़मेंट कहते हैं। कि आपका हक है कि आपकी हवा बंद ना की जाए, घर की आपकी रोशनी बंद ना की जाए, आपका जो है रास्ता ना रोका जाए, इस तरह के और भी हक जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर आपके होते हैं तो वो होते हैं ईज़मेंट राइट। फॉरेन कंट्री, पाकिस्तान के अलावा कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री। गुड फेथ, गुड फेथ कोई भी काम जो आप ड्यू केयर एंड अटेंशन में करेंगे वो गुड फेथ में समझा जाएगा कि आपने गुड फेथ में किया है। अगर कोई काम आप ड्यू केयर एंड अटेंशन में नहीं करेंगे वो फिर गुड फेथ में नहीं किया जाएगा, नहीं समझा जाएगा। नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। प्लेंटिफ कौन होता है? सेम वही है। इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम अ प्लेंटिफ डिराइव हिज राइट टू सू। तो इसमें एक तो प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है, एक तो वो हो गया प्लेंटिफ, वो कहता है। उसके अलावा इसमें इंक्लूड्स वो बंदा भी शामिल है जिससे वो राइट उसको मिलता है, जो हमने ऊपर एप्लीकेंट में डिस्कस किया था। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट जो है इसमें एक प्रॉमिस होता है कि मैं फ़लाँ चीज़ ऐसे ऐसे करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है ये भी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आप देख सकते हैं इसको। सूट जो है डज़ नॉट इंक्लूड्स एन अपील और एन एप्लीकेशन। तो कहता है दावा अलग चीज़ है, इसमें अपील और एप्लीकेशन को आप नहीं लेके आओगे, ठीक है। ट्रस्टी जो है डज़ नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार। ट्रस्टी में वो कहता है बेनामीदार नहीं होगा। मॉर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्टगेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड। जो भी जिस बंदे मॉर्टगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन, जो बंदा मॉर्टगेज अगर सेटिस्फाइड हो गई है, मॉर्टगेज की जो लवाजमात थी वो पूरी हो गए हैं, उसके बाद भी अगर कोई बंदा काबिज़ है तो वो भी मॉर्टगेजी की इसमें ट्रस्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अ रॉन्ग डूअर इन पोजेशन विदाउट टाइटल, या कोई भी बंदा जिसका टाइटल नहीं है और वो काबिज़ है, मतलब किसी ने नाहक कब्ज़ा किया हुआ है, तो वो भी इसमें ट्रस्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब इसमें बेनामीदार को भी नहीं लेके आएंगे, तो मॉर्टगेजी को नहीं, जिसका जो है मॉर्टगेज जिसकी सेटिस्फाइड हो गई है, उसकी जो एक एक्सटेंट थी वहाँ तक पहुँच चुकी है मॉर्टगेज। और रॉन्ग डूअर इन पोजेशन विदाउट टाइटल, या जो भी रॉन्ग डूअर है जिसका जो टाइटल है वो नहीं है लेकिन वो पोजेशन में है, तो वो भी इसमें नहीं लेंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। इसमें जो चीज़ हमने पढ़ी है, जैसी पढ़ी है वैसा ही उसका मतलब हम आगे सेक्शन 3, 4, 5 अप टू ऑनवर्ड जितने भी होंगे सेक्शन, उसमें कोई भी लफ्ज़ अगर ये आएगा ये आएगा ये आएगा तो हम इसका ये मतलब डिस्कस करेंगे। इससे हट कर और कोई मतलब हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे।